Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Imran Sir from FEI. This is our third lecture on the age of industrialization, chapter number 4 of 10th class history. पिछले वीडियो में हमने बात की थी the coming of factories in England, the pace of industrial change, hand labor and steam power, and finally life of workers. तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनी। तो स्पेशली इंडिया के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इंडियन टेक्सटाइल्स की अगर हम बात करें तो इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड पहले से ही थी इंटरनेशनल मार्केट में इंडस्ट्रीज़ बनने से पहले। तो इसका ट्रेड या एक्सपोर्ट जो होता था वो दो तरीक़ों से होता था, बाय लैंड बाय सी। और बाय लैंड किस तरह से होता था कि कहा जाता है कि फाइन कॉटन वर टेकन बाय आर्मेनियन एंड पर्शियन मर्चेंट्स टू अफगानिस्तान, पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया। तो इसके लिए वो माउंटेन पासेस का इस्तेमाल करते थे जहाँ पे कैमल्स का इस्तेमाल होता था इस एक्सपोर्ट के लिए। और इसके बाद सी पोर्ट्स के थ्रू भी ये ट्रेड होता था। इसके लिए 3 सी पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा फेमस और वास्टिंग थे, जिसमें सूरत, मछलीपट्टनम एंड हुगली वर इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन। सबसे पहले जो कंट्रोल इस पे था इंडियन ट्रेडर्स का था, इंडियन मर्चेंट्स का था, जो प्रोक्योर करते थे सप्लाईज वीवर्स से। जो इंडिया के वीवर्स थे वो कपड़ा बनाते थे और उसके बाद मर्चेंट जो पहले से ही उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करते थे, फिर उसके बाद वो ब्रोकर्स को बेचते थे जो बड़े बड़े मर्चेंट्स और शिपर्स के लिए काम करते थे। तो उनको वो माल बेचते थे, उसके बाद वो सप्लाई करते थे अलग अलग कंट्रीज़ में। लेकिन धीरे धीरे ये जो पोर्ट्स मैंने मेंशन किए, सूरत, मछलीपट्टनम एंड हुगली, 1750s के बाद इन पोर्ट्स का डिक्लाइन शुरू हो गया और इंडियन मर्चेंट्स के कंट्रोल में जो ये सारा ट्रेड और एक्सपोर्ट था, अब उनके हाथों से ये छूटने लगा। तो डिक्लाइन कैसे हुआ आप सबको पता है। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ही इंडिया के ट्रेड पे मोनोपोली राइट्स हासिल करने की पूरी कोशिश की। तो इसके लिए बाय हुक एंड क्रुक द कंपनीज मोनोपोलाइज द ट्रेड। तो मोनोपोलाई का मतलब होता है कि उनके अलावा कोई इस ट्रेड के साथ वाबस्ता नहीं रहेगा। तो कहा जाता है कि 17th सेंचुरी में तकरीबन 16 मिलियन का ट्रेड होता था सूरत पोर्ट से, जो कि डिक्लाइन हुआ। खाली अर्ली 18th सेंचुरी में 3 मिलियन का ट्रेड होता था, एक्सपोर्ट होता था सूरत पोर्ट से। तो इस तरह से धीरे धीरे जब सूरत, मछलीपट्टनम और हुगली का डिक्लाइन होने लगा, 2 नए पोर्ट्स इमर्ज हुए यूरोपियन कंपनीज के अंडर में। तो उसमें एक पोर्ट था कलकत्ता और दूसरा था बॉम्बे। तो ये 2 नए पोर्ट्स इमर्ज हुए। तो कहा जाता है कि जब ये नए पोर्ट्स इमर्ज हुए तो इसमें पूरा का पूरा कंट्रोल जो था वो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज या उनके मर्चेंट्स वगैरह का था। तो इस तरह से अगर इंडियन मर्चेंट्स में से अब कोई सर्वाइव करना भी चाहता था तो उनको कोलैबोरेशन करनी पड़ती थी ब्रिटिशर्स के साथ। व्हाट हैपन टू वीवर्स। तो वीवर्स के साथ क्या हुआ। कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कंसोलिडेटेड इट्स पावर बट इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट डिड नॉट डिक्लाइन। तो धीरे धीरे ब्रिटिश कंपनी उसको तो पूरी तरह से कंट्रोल हासिल कर रही थी, लेकिन इंडियन जो एक्सपोर्ट था उसमें डिक्लाइन नहीं आ रहा था। इंडियन टेक्सटाइल्स की डिमांड पूरी तरह से यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि कर्नाटक, बंगाल वगैरह में वो प्रोक्योर सप्लाईज कंटिन्यूसली कर सके, ताकि जो यूरोपियन डिमांड है वो उसको पूरा करे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स अपनाए। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना होगा, यहाँ पे सिर्फ यूरोपियन एक कंपनी नहीं आई थी, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आई थी। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इंग्लैंड भी आई थी, पुर्तगाल भी आई थी, फ्रेंच भी आई थी और डच भी आई थी। तो इसके लिए सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कॉम्पिटिटर्स को हटाया। तो सबसे पहले कर्नाटक वार में इन्होंने फ्रांस को हराया और फ्रांस को इंडिया से निकाल दिया। उसके बाद डच को इन्होंने स्पाइस आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया प्रोवाइड किए
और वो भी इंडिया से चले गए। इसके अलावा जो पुर्तगीज़ थे वो वेस्टर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स में सरवाइव रहे, लेकिन जो इंडिया पे पूरा कंट्रोल था, इंडिया के ट्रेड पे अब पूरा कंट्रोल था, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था। इसके लिए इन्होंने कुछ स्टेप्स अपनाए ताकि इनको रेगुलर सप्लाईज वगैरह मिलती रहे। सबसे पहला स्टेप इन्होंने अपनाया कि जो इंडियन ट्रेडर्स और ब्रोकर्स है उनको हटाया जाए, ताकि जो वीवर्स तक का पूरा कंट्रोल है, जो वीविंग करते हैं कपड़े का, उनके पास या उनके साथ ब्रिटिशर्स का क्लोज कांटेक्ट रहे और उन पर वो कंट्रोल हासिल करे। इसके लिए इन्होंने एक पेड एम्प्लॉय को अपॉइंट किया जिसका नाम रखा गया गोमस्ता। दूसरा स्टेप इन्होंने क्या अपनाया, कंपनी वेयर वीवर कुड नॉट डील विद अदर ट्रेडर्स। जो कंपनी का वीवर होगा वो दूसरी कंपनी के साथ अब डील नहीं करेगा। तो इसके लिए इन्होंने पेमेंट एडवांस में करना शुरू किया ताकि जो वीवर्स है वो गोमस्ता के अलावा किसी और को अपनी सप्लाई ना दे। उसके बाद प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई। कहा जाता है कि बहुत सारी जगहों से रिपोर्ट्स आने लगी क्लैशेस बिटवीन द वीवर्स एंड द गोमस्ता। तो वीवर्स के पास जो पहले लोन वगैरह प्रोवाइड करता था या सप्लाई ले जाता था वो उन्हीं के गाँव से कोई मर्चेंट या ट्रेडर हुआ करता था, जो कि काफ़ी स्वीट रिलेशंस रखता था वीवर्स के साथ। लेकिन ये जो गोमस्थास थे ये आउटसाइडर्स थे। गोमस्थास वर accompanied with spies, तो वो सोल्जर्स के साथ आते थे। बिहेव्ड बैडली, बीट वीवर्स, जो वीवर सप्लाई वगैरह देने से इनकार करता था ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले तो उसको वो मारते पीटते थे। तो इसके लिए हम देखते हैं कि वीवर्स के पास अब कोई अल्टरनेटिव नहीं था। तो वीवर्स ने क्या किया, कहा जाता है कि बंगाल और कर्नाटका में जो वीवर्स थे उन्होंने अपने गांव ही छोड़ दिए, क्योंकि जो भी वो वीविंग करते थे उनके लिए उनको बहुत कम पैसे मिलते थे। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। तो उन्होंने क्या किया, वो एग्रीकल्चरल लेबर्स बने, उन्होंने वीविंग छोड़ दी। इसके बाद और एक प्रॉब्लम आई, मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। जब इंग्लैंड में कंपनीज या इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज वगैरह एस्टेब्लिश पूरी तरह से होने लगी, डोमिनेट होने लगी, तो मैनचेस्टर से कपड़ा इंडिया आने लगा। 1811 एंड 12 में तकरीबन तकरीबन 33% जो इंडिया से कपड़ा जाता था इंग्लैंड, 1851 में ये 3% पे पहुंच गए। इसका मतलब इंडियन एक्सपोर्ट का में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन आ गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, इंग्लैंड का कपड़ा जो कि तकरीबन 1790 में बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था, 1850 में 31% इंग्लैंड से कपड़ा आने लगा और 1870 में 50%। इसका मतलब वीवर्स को यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स हुई। एक कि इनका कपड़ा अब दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह में अब एक्सपोर्ट नहीं होता था। दूसरा, अब इंडियन मार्केट में भी इंग्लैंड का ही कपड़ा आने लगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम्स थमने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि कहा जाता है कि जो इंग्लैंड था वो अमेरिका से रॉ कॉटन लाता था। लेकिन अमेरिका में जब सिविल वार स्टार्ट हुआ उसके बाद रॉ कॉटन वहाँ से आना बंद हो गया। तो इंग्लैंड ने क्या किया, उन्होंने इंडिया से रॉ कॉटन एक्सपोर्ट करना शुरू किया। इसका मतलब देखिए, पहले पहले वो इंडिया से कपड़ा ले जाते थे, लेकिन अब वो रॉ कॉटन लेने लगे अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए, और वहाँ पे कपड़ा बनकर अब वो इंडिया ही आता था। इस तरह से रॉ कॉटन की रेट वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। तो वीवर्स के साथ और एक हम कह सकते हैं प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हुई। फिर धीरे धीरे यहाँ पे क्या होता है, इंडिया में इंडस्ट्रीज़ एस्टैब्लिश होने लगती है। कहा जाता है कि बॉम्बे में सबसे पहली कॉटन मिल 1854 में एस्टैब्लिश हुई। उसके बाद चार और मिल्स 1862 में बनी, जिसमें 94,000 स्पिंडल्स का इस्तेमाल होता था 2150 लूम्स में।
पहले पहले जो इंडस्ट्रीज़ इंडिया में बनी, इनमें सिर्फ यार्न बनता था या धागा बनता था। जो धागा इंडियन वीवर्स को एक्सपोर्ट होता था, और इसके अलावा चाइना वगैरह भी उसको एक्सपोर्ट किया जाता था वीवर्स को। इसके अलावा एल्गिन मिल्स स्टार्ट हुई कानपुर में 1860s में, और अहमदाबाद में पहली जो फैक्ट्री बनी वो भी इसी दौरान बनी। बाय 1874 द स्पिनिंग एंड वीविंग मिल इन मद्रास बिगेन प्रोडक्शन। तो 1874 में पहली बार स्पिनिंग के साथ वीविंग मिल भी एस्टेब्लिश हुई मद्रास में। इसका मतलब इससे पहले की फैक्ट्रीज में सिर्फ स्पिनिंग होती थी या वहाँ पे यार्न बनता था, लेकिन इसके बाद मद्रास में जो पहली फैक्ट्री बनी वहाँ पे वीविंग भी स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अर्ली एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, इंडिया के जो थे जिन्होंने इसमें ट्रेड में हिस्सा लिया, या उन्होंने इंडस्ट्रीज़ वगैरह फिर बाद में कायम की। कहा जाता है कि जो ओपियम ट्रेड चाइना के साथ होता था, जिसके लिए ओपियम प्रोड्यूस किया जाता था इंडिया में और उसके बाद स्मगल किया जाता था वो चाइना। तो इंडिया के जो कुछ ट्रेडर्स थे उन्होंने उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया, जिसमें द्वारकानाथ टैगोर भी थे। उन्होंने अपनी बहुत सारी स्टॉक कंपनीज बनाई, लेकिन 1840s के जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होने लगी, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से द्वारकानाथ टैगोर की जो इंडस्ट्रीज़ थी वो कोलैप्स हो गई। स्टॉक कंपनी जो थी वो कोलैप्स हो गई। लेकिन इसके अलावा द्वारकानाथ टैगोर के अलावा भी कुछ और एंटरप्रेन्योर्स थे, जिनमें दिनशा पेटिट, जमशेद जी, नसीरवान जी टाटा। इन्होंने भी चाइना ट्रेड या इंग्लैंड के साथ बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट करके बहुत सारा पैसा कमाया, बहुत सारा कैपिटल कमाया। इसके अलावा सेठ हुकुमचंद मरवारी, उन्होंने जूट मिल बनाई कलकत्ता में 1917 में। और जीडी बिरला, उसका जो ग्रैंडफादर था, उन्होंने भी चाइना के साथ ट्रेड करके इंडिया में उस पैसे से कुछ मिल्स वगैरह बनाई। या उसके बाद how the early entrepreneurs accumulated their wealth. Some traded locally, they carried goods from one place to another, did banking and financial business. These businessmen later set up factories. तो यही businessmen थे जिन्होंने बाद में फैक्ट्रीज वगैरह कायम की इंडिया में। लेकिन अगर हम देखें इंडियन ट्रेड पे जो कंट्रोल था, ये तकरीबन फर्स्ट वर्ल्ड वार तक कुछ यूरोपियन एजेंसीज के अंडर में पूरी तरह से कंट्रोलेबल थे, जिनमें से बर्ड हैगलर्स कंपनी थी, एंड्रयू योल एंड जार्डनर एंड सिग्नर की कंपनीज थी, जो कि पूरी तरह से इंडियन ट्रेड पे कंट्रोल हासिल कर रही थी। इसके अलावा कहा जाता है कि जो इंडियन ट्रेडर्स वगैरह थे उनको जो टेक्सटाइल्स वगैरह या जो इंग्लैंड से गुड्स वगैरह इंडिया आते थे उनके साथ ट्रेड या उसमें उनके शिप्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि जो इंडिया से रॉ मटेरियल जाता था, जिसमें कुछ फूड ग्रेन्स थे या कुछ रॉ मटेरियल उनकी कंपनीज के लिए जाता था, सिर्फ उसी के लिए वो अपने शिप्स वगैरह का इस्तेमाल करते थे, जिससे वो पैसे वगैरह कमाते थे। तो ये जो कंपनीज वगैरह एस्टेब्लिश हुई थी इंडिया में, इनके लिए वर्कर्स कहाँ से आते थे? वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्राम? कहा जाता है कि 1901 में 5,84,000 जो लोग थे वो इंडियन फैक्ट्रीज में काम करते थे। 1946 में इनकी तादाद पहुंची 24,36,000 तक। और कहा जाता है कि बॉम्बे जो फैक्ट्रीज वगैरह एस्टैब्लिश हुई थी उनके लिए जो वर्कर्स आते थे तकरीबन 1911 तक 50% उनके वर्कर्स नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी से आते थे। और कानपुर में जो एल्गिन मिल्स वगैरह थी उनके लिए जो वर्कर्स थे वो कानपुर डिस्ट्रिक्ट से ही आते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, जब रेलवेज वगैरह इस्टेब्लिश हुई, जो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे से कनेक्ट हुई, तो उनके ज़रिए बहुत सारे सारे वर्कर्स जो थे यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको आज हम यूपी बोलते हैं, इसके अलावा बॉम्बे, कलकत्ता वगैरह से दूसरे जगहों पे लोग जाने लगे काम करने के लिए। मगर
काम इन फैक्ट्रीज़ में मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जिस तरह से हमने इंग्लैंड में बात की थी, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में जो पहले से ही किसी का रिश्तेदार या दोस्त काम करता था, तो वो अपने रिश्तेदारों को ही प्रेफरेंस पहले देते थे। लेकिन इंडिया में थोड़ा अलग था। इंडिया में इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने एक जॉबर, जिसका नाम रखा गया था जॉबर, उसी को रिक्रूट किया था कि नए लोगों को वो काम पे रखे। तो जॉबर का मेन काम था अपॉइंट करना लोगों को। तो इसके लिए वो क्या करता था, वो अपने गांव से ही लोगों को लाता था और उन्हें हर तरह से मदद करता था। चाहे उनको रहने के लिए जगह प्रोवाइड करना, उनके खाने पीने के लिए मतलब वहाँ पे पैसे वगैरह का जुगाड़ करना, तो ये सारा कुछ जॉबर ही संभालता था। लेकिन बदले में ये डिमांड करता था गिफ्ट्स, मनी वगैरह। तो इस तरह से ये जो जॉबर था, ये अपॉइंट करता था नए नए वर्कर्स को। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इंडियन वर्कर्स थे, ये कभी कभी अपने गांव भी जाते थे फर्स्ट सीज़न में या हार्वेस्ट के सीज़न में। तो इंशाल्लाह इस चैप्टर में अभी 2-3 टॉपिक्स बाकी है, तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम उनको कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, फी अमानिल्लाह।